जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं और जो पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, शायद आप सभी का अल्टीमेट एम और अल्टीमेट गोल यही है। जब आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी t=0 से, और इस दिन के लिए जब आप पेपर में बैठ रहे होगे, तब आपने एक सपना देखा था कि भाई मैं पूरी जर्नी में मेहनत करूंगा, मेहनत करता चला जाऊंगा। एक एग्ज़ाम डे आएगा जब मैं एग्ज़ाम में पेपर अटेम्प्ट करूंगा और पेपर अच्छा होगा तो मेरे कंधों पे मुझे सितारे लगेंगे और वो सितारे मेरे घर वालों को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट और सोसाइटी में एक नई इमेज देगी। बट मीनवाइल आपकी जर्नी में प्लस माइनस आया और आप डिस्ट्रैक्ट हुए। बट माई डियर, वॉट अबाउट दोज हु हैव स्टार्टेड एंड डिड वेरी वेल। सो मैं आप लोगों को एक प्लान दिखाने जा रहा हूं, क्या आप अभी भी कर सकते हो अपने लाइफ में। याद रखना, मैं जब भी आप लोग मेरे से मिले होंगे और आपको मुझे मेरे बारे में पता है कि जब भी आपका सपना बड़ा होता है तब आपको करनी होती है मेहनत, और बहुत लगन से मेहनत करनी पड़ती है। और याद रखना, मेहनत तुम्हारी होंगी तो सितारे तुम्हारे होंगे। एक बात मेरी याद रखना भाई, जब भी आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तब आप कहाँ पे थे और आज अपनी इस डेट पे आप कहाँ पे हो। आर यू एबल टू सी एनी चेंज? एंड प्लीज लुक अ वेरी बिग चेंज, फाइंड अ वेरी बिग चेंज जब आपने जर्नी स्टार्ट की थी और आज इस डेट पे जब हैं। मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज डू नॉट वरी what will happen on 14 September. Do worry about what you are going to do on 7, 8, 9, 10, 11, 12. मेरे भाइयों, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि यार तुम ये बात को ध्यान से समझो कि जब तुमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, बट तुमने मेहनत करा, तुमने स्टार्ट किया ना यार। बट सोचो, वो मेहनत जब मान लो, मैं मान के चलता हूँ तुमने अपनी तैयारी अप्रैल 1 से स्टार्ट की, करते आए, अप्रैल में पूरा मेहनत किया तुमने, मई में किया, जून में किया, जुलाई में की। बट भाई अब जब तुम्हारा लास्ट टाइम आया है और तुम हिम्मत खो के बैठ चुके हो, इट विल गिव नथिंग यार, इट विल अल्टीमेटली वेस्ट योर एफर्ट वॉट एवर यू हैव डिड टिल नाउ। और याद रखना, यही वो टाइम है जो अभी तक नहीं पड़ा था वो पड़ेगा भाई तुम्हें। पूरी ये एक रिलेटिव रेस है। मैं ये सारी बातों को बाद में बताऊंगा, बट उसके पहले मैं ये बता देता हूं कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। हम तुम्हारे लिए एक 4 डेज का कैप्सूल कोर्स है। इस 4 डे कैप्सूल कोर्स में इट इज़ रियली वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट। व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर, यू विल अल्टीमेटली गेट एवरीथिंग हियर। व्हाट आई मीन, like we are providing PYQ series. We will be discussing in these 4 days all the PYQs whatever have been asked in the science portion, and I'll provide you personally the notes which is really enough to crack NDA exam and strategies time being. So as of now what we must jump on, अभी ये सारी चीज़ें बाद में देखेंगे, अभी डायरेक्ट जंप करते हैं हम लोग। हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी और क्या कराओगे आप। आपको यहाँ पे ये दिखेगा। पहले मैं आपको अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी सिलेबस करा देता हूँ, 2 मिनट लगेगा मेरे भाइयों, देखना ध्यान से। जब भी हम लोग बात करते हैं यूपीएससी सिलेबस की, मैं तुमको एक बात दिखा देता हूँ। जब भी आप यूपीएससी सिलेबस की बात करोगे तो आपको पेपर पैटर्न इस टाइम तक पता होगा बहुत बढ़िया से। अभी आपने क्या करना है कि जो भी आपका, जैसे मान के चलो आपका पेपर है, सबको पता है कि एनडीए का जो पेपर है वो पेपर 1 पेपर 2 होता है, राइट। पेपर 1 और पेपर 2 मैं इतनी सिंपल नज़रिए से आपको दिखाना चाहता हूँ पेपर को कि अगर आपने एक बार देख लिया ढंग से, देन यू विल बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग अगेन। जो कॉन्फिडेंस अपना खो चुके हैं, मैं वापस इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे इसीलिए आया हूँ उनके लिए। जो अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, दे विल गेट द कॉन्फिडेंस अगेन। राइट नाउ वी नो द पेपर 1 इज ऑफ 300 मार्क्स एंड आपको एनी हाउ 75 मार्क्स तो लाना ही है भाई, राइट। 75 to 80 आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, बेयर मिनिमम आपको 100 का टारगेट करना चाहिए, सो दैट यू कैन गेट दिस मार्क्स अगेन। ये तो बात हो गई पेपर 1 की, जहां पे हमें अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब ध्यान से सुनना, ये पेपर 2 है, ये तो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो कि मेहनत किया होगा तो वो इजीली लाएगा इतना। अब बात है कि आपको मेरिट इन कौन कराएगा और रैंक कौन लाएगा। जो मेरिट वाली इन होती है, मेरिट इन वाला पोर्शन, वो आपको जीएटी करा के देता है, जिसमें आप सबको पता है, ये बताना टाइम वेस्ट है। इंग्लिश, साइंस एंड एसएसटी वाला पार्ट। माय डियर, इंग्लिश, साइंस एंड एसएसटी, इसमें हम लोग बाद में देखते रहेंगे बहुत डिटेल में। मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी के साथ, प्लीज़ मेरे साथ स्टिक रहना इस वाले पोर्शन में, और बाकी सबका मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। डू कनेक्ट
to me by the channel and by the contact number I'll provide down the description box. अभी आपको साइंस की मैं गारंटी दे रहा हूँ, मेरे साथ लगे रहना, आपको 40+ क्वेश्चन एज इट इज दिखेगा जो हम लोग 4 डे की कैप्सूल कर रहे हैं. गारंटी ले रहा हूँ भाई. नहीं होगा देन जस्ट प्लीज comment down in the comment section and do wait for the 14th September. With this big words I am here and I'll complete my 4-day capsule course and you'll be getting everything from here only. So starting with this, just let's once again, those who have already took my lecture of understanding this syllabus, they do not have to do anything. Just they have to make sure कि उन्होंने सब कुछ किया है वापस से मेरे जाने के बाद. जैसा कि आपको पता है कि जीएटी की अभी बात कर रहे थे जिसमें इंग्लिश 50 क्वेश्चंस रहता है, 200 मार्क्स. अभी उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपन जा रहे हैं पार्ट बी में. हमें ये सारी बातें आप देखो, यूपीएससी खुद लिखता है कि जो पेपर है वो इट विल नॉट टेक द गारंटी ऑफ इट कहाँ से आ रहा है. बट वाई आई एम सेइंग दिस विथ वेरी कॉन्फिडेंस, यू विल कम टू नो आफ्टर 14 सितंबर. नाउ जस्ट सी, फिजिक्स में बात करते हैं. तो फिजिक्स में जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, देन प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज एंड प्रेशर बैरोमीटर. मैं ये सब बता दूं आप सभी लोगों को कि जितनी भी लाइनें यहाँ पे लिखी हुई हैं, अगर आपने इस लाइनों को ढंग से पढ़ लिया देन यू आर वेरी गुड. व्हाट आई मीन, जस्ट सी, व्हेन आई एम सेइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, आई विल फिनिश दिस फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट्स ऑफ मैटर. जब भी आपसे पूछ रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, ये अगर याद हो आपको, ये इंडिपेंडेंट एक चैप्टर था क्लास 9 में एनसीईआरटी साइंस. एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये एक इंडिपेंडेंट पूरा क्लास 6 टू लेके 12 तक जितना भी प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन था, मैं आपको इसका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा. एज ऑफ नाउ विद अ वेरी क्रक्स व्हाट यू मस्ट नो, यहाँ से सवाल हम लोग का आता है कि हीट प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टीज एंड सॉलिड की किस स्टेट में कैसा होता है. बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं. एक रैंडम क्वेश्चन है कि वाटर इज हैविंग मैक्सिमम डेंसिटी एट व्हाट टेम्परेचर. सो यही सवाल एक बार 4 डिग्री सेल्सियस था. बाद में इन्होंने इसको केल्विन में पूछा कि ये कितना में है. ये सारी चीज़ें अपन बाद में डिस्कस करते रहेंगे. जब हम लोग बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो क्लास 9 में ये चैप्टर पहली बार आया था, राइट. तब हमने क्या देखा था स्टेट्स ऑफ मैटर में कि मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. भाई मैटर की डिफिनेशन ये कहती है कि एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, राइट. जब आपने मैटर डिफाइन कर दिया और आपको पता है ऑक्यूपाई स्पेस मतलब उसके पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगी. जब आपने मास पढ़ लिया और आपको पता है कि व्हाट इज वेट, वेट इज द ग्रेविटेशनल पुल बाय विच the earth attracts or any planet attracts with any mass, right. We write weight is equals to as mg, right, and volume was the space occupied by it, right. Then what we are left with is that when you know mass, weight and volume, then another term comes which called as density. Density is nothing but it is mass per unit volume, right. And every year NDA asks questions, UPSC asks the questions on this basis. What they ask is like, if you know density, then you must know what is average mass density. We denote average sign this, then you must know average mass density. So we know density is nothing but mass per unit volume. So here only write average mass density, that is summation of mass upon my summation of volume, right. When you know these terms, then you come across the last term that is called specific gravity. Specific gravity क्या होता है, और later on we know that specific gravity and relative gravity. So it is nothing but specific gravity and relative density are the densities of substance with respect to density of water at 4 degrees Celsius. These all are the basic things which you will be getting its notes in the comment section and the description box. So again coming to the UPSC syllabus where you will proceed. Here we saw that we know very well what is we all know what is physical properties and states of matter, mass, weight, volume, density and specific gravity. We did till specific gravity. Write once again what is specific gravity. Specific gravity is nothing but it is ratio of densities of
two substances, or you can say that it is relative density of substance, ratio of two substance. It means the ratio of any substance upon my ratio density of water at 4 degrees Celsius. I'll give you the its notes. Now again going to the important topic, which is like principle of Archimedes. We all know what is principle of Archimedes, right? So here you will be getting like principle of Archimedes. So what exactly Archimedes says, and this is really very important topic. Why? I'll let you know. Reason being, so here we just saw that कि हमारे पास जो भी क्वेश्चंस था उसको हम कैसे डील कर रहे थे. हमने देखा लास्ट टॉपिक, हमने देखा स्पेसिफिक ग्रेविटी. उसके बाद हमें डिस्कस करना था प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, राइट. सो प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज इज रियली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनडीए. तुम्हें ये जानना है कि प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज में हमें सीखना क्या है. पहली बात, इसकी जो डिफिनेशन है दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आफ्टर लर्निंग इट्स डिफिनेशन हमें पता होना चाहिए कि बायंट फोर्स क्या है और ये किसके बराबर होता है, विच विल बी डिस्कस्ड इन इट्स डिफिनेशन ओनली. उसके बाद हमें पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग. फ्लोट और सिंक का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है, जो हमें पता होना चाहिए इस टॉपिक के बाद. एग्जैक्ट इस टॉपिक का स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए और इसके जो हैं एप्लीकेशन. ये चार बातें अगर आपको पता है देन प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज फ्लूइड्स टॉपिक का एक चीज है जो आपको गायब है. और याद रखना, अभी लगे हाथ सब कुछ डिस्कस करते हैं. व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज? इट स्टेट्स दैट buoyant force is equals to weight of liquid displaced. in one line I am saying just because we are running short of time, but तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई बकेट है जिसमें मान लो लिक्विड भरा हुआ है और आप कोई फोर्स लगा रहे हो, मान लो जग है, तो जो इसका बायंट फोर्स जो कि अपवर्ड फोर्स बोला जाता है, ये किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल्स टू बायंट फोर्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. बाकी बात करते हैं हम लोग कि कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोट और सिंक कैसे होता है. याद रखना, हमारे पास दो केस होगा जब ऑब्जेक्ट का वेट या तो बॉडी से बड़ा होगा या तो बॉडी से मतलब बायंट फोर्स से बड़ा होगा या बायंट फोर्स से छोटा होगा. इन केस आप ध्यान से देखना, खुद आप इसको कंक्लूड कर पाओगे कि क्या बोलना होता है. मान लो ये आपका लिक्विड है, यहाँ पे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, ये आपको बताना है. ये एक बायंट फोर्स ऊपर लगा रहा है, राइट, बट इसका वेट जो है वो नीचे काम कर रहा होगा. तो ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करेगा? जब बायंट फोर्स बड़ा होगा. ये नीचे वाला आपका क्या है? बायंट फोर्स. ऊपर वाला वेट ऑफ लिक्विड है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट. जब बायंट फोर्स बड़ा होगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तब ऑब्जेक्ट आपका फ्लोट कर रहा होगा, राइट. इन दिस केस इट विल फ्लोट एंड इन अदर वन इट विल बी सिंक, राइट. सो फ्लोट FLOAT का कंडीशन आपको पता चल गया और सिंक का कंडीशन आपको पता चल गया. ये तो हो गया एक तरीका. अब सवाल कैसा पूछता है ये हम लोग देखेंगे प्रीवाईक्यूज के थ्रू. बस आप डिफिनेशन याद करते जाओ, आपको डिफिनेशन अभी पता चल जाएगा. अब अगला चीज है इसका हमें याद रखना है इसका स्टेटमेंट, राइट. सो और इसका एप्लीकेशन, जैसे शिप का डिजाइनिंग में और सबमरीन के डिजाइनिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है. फिर एक इंडिपेंडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हाइड्रोमीटर के ऊपर. हाइड्रोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, but hydrometer is based on Archimedes principle and it is used to measure or determine density of liquid, right. इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी. और याद रखना Archimedes principle it is applicable for fluids and gases, right. अब हमारे पास एक टॉपिक बचता है प्रेशर बैरोमीटर. आई होप आप सभी ने कुछ नोट कर लिया होगा जिसको नोट करना है. आगे अभी बढ़ेंगे हम लोग इसको हटाकर. प्रेशर बैरोमीटर में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास वेट, अब हमारे पास बचा क्या था भाई? प्रेशर बैरोमीटर, राइट. तो प्रेशर बैरोमीटर में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो प्रेशर बैरोमीटर बेसिकली क्या है? बैरोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और याद रखना प्रेशर का फॉर्मूला जो आपके पास ρGH निकल के आता है, ये क्या है? बेसिकली हमें प्रेशर बैरोमीटर से किस प्रकार का सवाल पूछा जाता है? मान लो ये आपका अर्थ सरफेस है, राइट. यहाँ पे आप किस हाइट पे हो
वो प्ले करेगा कि आपके ऊपर कितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। टर्म ही बहुत क्लियर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। ये जो टर्म है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एटमॉस्फेयर की वजह से आपके ऊपर कितना फोर्स या प्रेशर लग रहा है। इसीलिए एक थ्योरी की लाइन है, ऑन गोइंग हायर अल्टीट्यूड प्रेशर डिक्रीजेस। जब पहाड़ पे जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, राइट। अब एक चीज यहाँ पे हर बार सवाल पूछा जाता है प्रेशर कुकर के ऊपर, और जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो प्रेशर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। दूसरी बात मैं यहाँ पे आप सभी को बता देना चाहूंगा कि जो प्रेशर है, प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो जो आपके सामने बचपन में हमने क्या पढ़ा है, बचपन में हमें पता है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स अपॉन में एरिया, राइट। बट ये फॉर्मूला कब आ गया भाई, आपको ये भी पता होना चाहिए देन फोर्स इज इक्वल्स टू एम जी, और एरिया ये है। किसी भी स्पेस का आपको अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो आप उसके बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बिकम व्हाट, दैट विल बिकम वॉल्यूम। सो ऊपर एंड नीचे अपन हाइट से मल्टीप्लाई किए तो आपको नीचे दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आपका ए एंड एच, दैट विल बिकम वॉल्यूम, और ये मास पर यूनिट वॉल्यूम इज व्हाट, रो, mass per unit volume that will become density, rho gh is our absolute force, pressure, right। बिकॉज अपन प्रेशर के फॉर्मूला को मैनिपुलेट कर रहे थे तो हमें पता चल गया ये वाला टर्म। अब अपन आगे जाएंगे, आगे यहां पे हमने देखा और हमें देखना है, राइट। अब आप देख रहे होगे हमने वो वाला पोर्शन खत्म किया। अब हमने जो हाईलाइट करना है वो है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखना, अब जो पार्ट पढ़ेंगे ना अपन इसको प्योर मैकेनिक्स बोलते हैं। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फोर्स, मोमेंटम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, ग्रेविटेशन, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ वर्क, पावर, एनर्जी। ये जितने भी टॉपिक हैं माय डियर, ट्रस्ट मी, इसका मैं आपको एक क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा और 50 क्वेश्चन होगा। 50 क्वेश्चन से बाहर अगर आपको एक भी क्वेश्चन मिल जाता है इन टॉपिक्स के ऊपर, देन प्लीज फॉर श्योर कॉन्टैक्ट मी। बिकॉज वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज हमने लास्ट 5 and 10 ईयर्स लाइक 19 से 24 में जो भी मैकेनिक्स के सवाल आए थे, 5 year and 10 पेपर, इट डज मीन एवरीथिंग, जो भी पैटर्न चल रहा होगा सब कवर होगा। तो ये सब कंपाइल करके आपके पास एक पीडीएफ बनी हुई है विच वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ अवे। अब ध्यान से सुनना, ये जो चीजें हैं अभी मैंने जो भी पढ़ा, इसका मैं तुम्हें एक पीडीएफ फाइल आरटीक्यू के थ्रू सब कुछ बताऊंगा, रिवीजन थ्रू क्वेश्चन। अभी तुम्हें इतना बता देता हूं कि मान लो हम लोग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट जब पढ़ते हैं तो हमें क्या बेसिक बातें जाननी चाहिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूँ देन यू विल से कि यू आर रॉन्ग। बट अभी तुमसे स्क्रीन पे एक सवाल पूछ लिया जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर। कैसे? अगर मैं बोलता हूँ कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, मान लो ये तुम्हारे पास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, लिसन वेरी केयरफुली। अब अगर ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये पोजीशन है, मैं बोल दिया क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? ये टाइम के साथ है पोजीशन का, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। मैं बोल दिया क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? फिर मैं डिस्टेंस के ग्राफ में बोल दिया ये टाइम है। क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? ए, बी एंड सी। इन द कमेंट सेक्शन प्लीज राइट विच ग्राफ इज पॉसिबल। आई कैन विथ वेरी गारंटी कोई सही नहीं कर पाएगा। इफ यू आर डूइंग देन योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेल। अब याद रखना, जब हमें ये सारी बातें पढ़नी होती है, जैसे कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इन सबको मैं पढ़ाऊंगा, एकदम टेंशन मत लेना, तुम्हारा एक भी सवाल यहाँ से गलत नहीं होना। मेरी बस बेसिक बेसिक बातें सुनते चले जाओ। जो भी हमारा मोशन है ना, ये क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, फिर ना जब हमारे किसी भी एक ऑब्जेक्ट जिसका हम रेफरेंस ले रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा मतलब उसने कुछ मोशन किया, राइट। मोशन करेगा मतलब कुछ तो उसने डिस्टेंस कवर किया भाई, और डिस्टेंस कवर करने के लिए कुछ तो टाइम लगा होगा, और इन्हीं दोनों के रेशियो को हम स्पीड बोलते हैं, राइट। अब आपको पता होगा कि अगर डिस्टेंस होता है, बाद में हमने एक डिस्प्लेसमेंट टर्म बताया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था भाई? इट वॉज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजिशन एंड द फाइनल पोजिशन। और
जब हमने एक और टर्म डिफाइन किया वेलोसिटी, दोनों ही टर्म डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी क्या है, वेक्टर टर्म है। हमारे पास स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसमें हम लोग फर्दर इसको डिफाइन करते हैं कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है दैट इज फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड इट टेक्स सम टाइम, एंड उसके रेशियो को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। बाद में हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एंड एक्सेलरेशन वाज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। अब मैं आपको मैकेनिक्स सेक्शन तक कुछ ना कुछ रिवाइज करा दिया हूं, अब मेरा कर्तव्य बनता है पहले एक चीज और आपको याद करा दूं। जब हम लोग ये पढ़ लेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तब आपके पास एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर। मैं इसको आपको सच बता रहा हूँ, अगर आपको फील लेके पढ़ना होगा आप बता देना एक वीडियो में, दैट विल बी सफिशिएंट। आपको यहाँ पे 3-4 फॉर्मूले याद करने होते हैं, एच मैक्स का, टाइम ऑफ फ्लाइट का और रेंज का, जो मैं आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। एंड प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और जब अभी हमारा थ्योरी क्वेश्चन आएगा ना भाई, तो अपन इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे, विच वी कॉल रिवीजन थ्रू क्वेश्चन। अब अपन आगे बढ़ेंगे और डायरेक्ट आपको उसी क्वेश्चन मैकेनिक्स पीडीएफ में ले जाऊंगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाली मैकेनिक्स की क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको इसके बाहर क्वेश्चन नहीं दिखने मिलेगा। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आपको ऑलरेडी डिस्कस्ड, अभी दिखाता हूँ आपको, मान के चलो आपने नहीं किया है तो कुछ बच्चों को मैंने ऑलरेडी बता दिया था डिस्कस करके। अभी यहाँ पे देखते हैं वापस से, ये एनडीए का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने सबको कराया अभी तक। अब मान लो अगर मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ तो पहले 1 मिनट का आपको मैं टाइम दूंगा, प्लीज पॉज योर स्क्रीन। पहले बता तो दूँ ये है क्या। जैसा कि हमने बोला कि एनडीए एग्जाम से रिलेटेड आपको यहाँ पे टॉप 50+ मैकेनिक्स के क्वेश्चन होंगे, जिसको करने के बाद यू कैन से विथ वेरी गारंटी दैट योर 6 to 7 क्वेश्चंस आर लॉक्ड, और उसके बाहर से नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। अब ध्यान से सुनना, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे सामने एक स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश होगा। हर क्वेश्चन फ्लैश होने के बाद आपको 1 मिनट में प्रोवाइड करूंगा और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन, स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है, प्लीज स्टार्ट अटेम्प्टिंग इट। सो अभी तक आपको मैंने टाइम दिया, अब मेरी चांस है, अब आपको नहीं कुछ करना है, प्लीज़ थम जाएं और अपने आप को मेरे हवाले कर दें और ध्यान से सुनना भाई। क्या कहा है आपसे कि प्रोजेक्टाइल का सवाल है, मैंने कहा था मैं आपको बहुत बढ़िया से रिवाइज कराऊंगा, विच आवर सीरीज हैज़ RTQ नाम ही। एकदम ध्यान से सुनना, एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे। एक आपके पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। जब अपन पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल तो ये दो होता है, मोशन इन 1 डायमेंशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये कोई नया चैप्टर नहीं होता है, मोशन इन 1 डायमेंशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन। इट इज नॉट अ न्यू चैप्टर, इट इज समथिंग विच इज ब्रेक द मोशन इन 2 डायमेंशन। अगर ऑब्जेक्ट का एक मान लो पहले 1 डायमेंशन में मूव कर रहा था, बाद में क्या हुआ, पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है XY प्लेन में, तो क्या हुआ, ये कुछ डायरेक्शन X एक्सिस में मूव कर रहा है, राइट। यहाँ से देखते जाओ, कुछ X में कर रहा है और कुछ साथ के साथ Y एक्सिस में मूव कर रहा है, राइट। तो हमारे पास मोशन इन 2 डायमेंशन कोई नया चैप्टर नहीं होता है, हम इसको बोलते हैं कि ब्रेक द मोशन इन 2 डिफरेंट डायमेंशन एंड डील इन दोज डिफरेंट डायमेंशन। मान लो आपके पास u है, u इन द सेंस जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो x के डायरेक्शन में u x i कैप है, u y j कैप है, फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी v x i कैप v y j कैप। मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन i डायरेक्शन एंड इनिशियल वेलोसिटी इन j डायरेक्शन, दैट मीन्स x एंड y। अब ध्यान से सुनना, जो भी फॉर्मूला होता है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर में u प्लस ए टी, s बराबर में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये जो बेसिक बातें होती हैं, अब ये सब कुछ इनके इंडिविजुअल के लिए अप्लाई हो जाती है। इन सारी बातों को यहीं छोड़ते हुए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो हमारी मुद्दे की बात है, सो दैट जिनको पता है उनको ये गलत नहीं लगे। देखना, स्क्रीन पे आपके पास एक सवाल था,
आपने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जो मान लो u वेलोसिटी से है थीटा एंगल पे, तो उसकी ux में वेलोसिटी u cos थीटा है और uy मतलब कितना हो जाएगा आपके पास u sin थीटा, राइट। अब पार्टिकल के पास कुछ लिमिटेशन है जो हमारी मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, अदरवाइज जिसको आता होगा वो बोर फील करेगा। जिनको डिटेल में जानना है प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन प्रॉपरली दिस टॉपिक। अब ध्यान से सुनना, हमें 3 फॉर्मूला आना चाहिए, एच मैक्स का, रेंज का और टाइम ऑफ फ्लाइट का। एच मैक्स में क्या होता है कि जब पार्टिकल आपने फेंका तो पार्टिकल कितना ऊपर जाएगा इसके लिए कौन जिम्मेदार है, वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, राइट। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि मान लो कंडीशन के साथ खेलते हैं, एक फॉर्मूला मैं डिराइव यहीं करता हूँ, बाकी सब आप कमेंट में लिखना, मैं पूरे वीडियो बना के दे दूंगा। जब पार्टिकल यहाँ से जा रहा है, हमें पता चल गया कि वाई डायरेक्शन में कौन इसको कितना ऊपर ले जा रहा है, ये बात कौन निर्धारित कर रहा है कि जो वाई में वेलोसिटी है वो, जब मैंने यहाँ से फेंका इनिशियल वेलोसिटी यू वाई कितनी थी, यू वाई, फाइनली जब वो एच मैक्स पे जाएगा तब वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन विल बी 0, राइट। और जो हमारा डिस्टेंस कवर करेगा दैट विल बी व्हाट, एच, राइट। तो एच मैक्स का फॉर्मूला हम 3 कंडीशन के साथ लिखेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, राइट। ये एच मैक्स देगा आपका, ये क्या देगा, एच मैक्स, राइट। अब आपको पता है कि आपके पास ए एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जी, और चूंकि हमारा पार्टिकल ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, सो ए विल बी माइनस जी। ये बात ध्यान से देखना, वी स्क्वायर मतलब फाइनल स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, ये तो 0 है ना, बिकॉज एच मैक्स पे हमने बोला कि वेलोसिटी 0 है। इनिशियली कितनी थी, इनिशियली आपकी यू वाई का स्क्वायर दैट इज विथ माइनस साइन एंड इज इक्वल्स टू 2, ए की जगह माइनस जी, और यही हमारा एच मैक्स है, राइट। तो एच मैक्स आपको यहां दिख रहा है माइनस साइन के साथ माइनस साइन, यू वाई का स्क्वायर अपॉन में 2g इज इक्वल्स टू व्हाट, एच मैक्स। क्या मार्केट में आप यही रट के नहीं घूम रहे हो, बल्कि आप ये भी नहीं, आप तो ये करके घूम रहे हो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g विच इज द फॉर्मूला ऑफ एच मैक्स। आप ये याद करके मार्केट में घूम रहे हो माय डियर। क्या ये अगर हम समझ लें कि हमारे पास कंडीशन क्या है तो वो इजी हो जाता है, बट चूंकि अभी मैं अपन इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे ये धर्म बनता है कि मैं इन सबको अभी मिटाने जा रहा हूँ, प्लीज। सो हमने देखा कि एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है। इसी तरीके से मैं तुम्हें 2-3 और फॉर्मूला बता देता हूँ, बाकी मैं रिवाइज करा दूंगा, तुम वीडियो में बोलोगे, बट तुम फिलहाल के लिए याद रखो एच मैक्स का हमने देखा क्या है, यू वाई का स्क्वायर अपॉन में 2g एंड विच वॉज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। अब डायरेक्ट सवाल पहले तो 1-2 और देख लो भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u वाई अपॉन में g एंड रेंज मतलब क्या होता है, रेंज इज बेसिकली इट इज अ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और रेंज मतलब हमेशा एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है। पार्टिकल यहाँ से फेंका गया तो कितना दूर जाएगा, कौन लेके जा रहा है, जो वेलोसिटी एक्स में है वही तो लेके जा रही है, और कितना देर तक हवा में है दैट इज यू एक्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, जो बाद में निकल के आता है 2u/y 2ux अपॉन में g, क्योंकि टाइम पीरियड तुम्हें यहाँ ये है ना 2u/y बाय में g, तो यही सारी चीजें हैं भाई बेसिक। अब डायरेक्ट अपन क्वेश्चन पे जंप करेंगे, क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है हमसे। अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को। क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्टोन इज थ्रोन, एक पत्थर है, स्टोन इज थ्रोन हॉरिजेंटली, स्टोन इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग विथ, अब आपको बिल्डिंग की हाइट दे दी है दैट इज 20 मीटर, राइट, विथ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, इट हिट्स द ग्राउंड एट डिस्टेंस r। मान लो पार्टिकल यहाँ पे आके गिर रहा है, ये जिसका r है, तो ये बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि रेंज कितना है। मैं ये सारी चीज़ों को हटाता हूँ, जिनको नोट करना था वो नोट कर लें। अब ध्यान से देखना, जब यहाँ पे थे अपन, हमसे पूछ रहा है रेंज, तो भाई अभी तो हमने देखा रेंज मतलब क्या है कि यू एक्स में डायरेक्शन स्पीड कितनी है और टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें यू एक्स दिया हुआ है 12, काश हमें टाइम ऑफ फ्लाइट दिया होता तो आंसर डायरेक्ट आ जाता। अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है मतलब याद रखना हमने क्या बोला था, एच मैक्स, और टाइम के लिए कौन जिम्मेदार है भाई, यू वाई मतलब वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, कितना देर तक है वो हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, और कितना ऊपर जा रहा है मतलब ये सब कौन कर रहा है, जो वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है वही तो ये सारी काम कर रही है। अब हमने देखना है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा। गिवन कंडीशन, हमने फॉर्मूला एकदम याद नहीं है, जब पार्टिकल यहाँ पे था, इसको फेंका गया
तब इसकी यू वाई कितनी थी, यू वाई जीरो थी ना भाई, यू एक्स तो आपके पास 12 दे दिया लेकिन यू वाई तो जीरो है, राइट। एच मैक्स पे आपके पास यू वाई जीरो है। आपके पास तीन इक्वेशन है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर में 2as, एस बराबर में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या आप ये इक्वेशन लगा के, आपके पास एच मैक्स दिया हुआ है और ये यू वाई अलॉन्ग वाई की बात हो रही है, अलॉन्ग वाई की बात करेंगे तो एस हमारा एच बन जाता है और यू यू वाई और हाफ ए, सबको पता है ये वाला फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे। अब इसको अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको एस मतलब हाइट दैट इज 20 एंड यू वाई हमने देखा जीरो है, राइट। तो यू वाई ये पूरा टर्म कैंसिल, हाफ मतलब नीचे वाला हाफ ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा 2 और जी की वैल्यू सबको पता है 10 और टी स्क्वायर, तो टाइम कितना हो जाएगा इसका रूट दैट इज 2 2 जा 4 का अंडर रूट टी बराबर 2। टाइम पीरियड कितना आ गया 12 दूना 24। आई होप सबको समझ में आया होगा। एक बात और याद रख लेना, जब इतनी बातें हमारे सुने हो, जब हमने वो फॉर्मूला निकाला तो एस बराबर में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, राइट। ये वाला टर्म जीरो था, तो हमारे पास रियल फॉर्मूला टाइम पीरियड का क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई एच अपॉन में जी, यही फॉर्मूला है। अगर आप इसको भी पुट करोगे, ये बाद में लड़के याद करते हैं। सो 2 को हमने 20 से मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड किया, तो भाई टाइम तो अल्टीमेटली 2 सेकंड ही निकल के आया। अब 12 दूना 24 करके आपने इसका आंसर कर दिया। अपन आगे देखेंगे, वापस से स्क्रीन को पॉज करेंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन को वापस से समझने के लिए। आप आई होप आपने स्क्रीन को पॉज करके सब कुछ अटेम्प्ट कर लिया होगा। अगेन भाई दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी इजी एंड इट विल मोटिवेट यू बिकॉज इट इज रियली वेरी इजी। अगर आप ध्यान से पढ़े होगे, क्या कह रहा है कि दो फोर्स हैं, 2 फोर्स ऑफ 5 न्यूटन ईच आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट मास। दो फोर्स हैं जो कि पॉइंट मास पे एक्ट कर रहे हैं। मान लो ये है पॉइंट मास, 2 forces which are acting on a point mass if the angle between the force is 60 डिग्री। याद रखना, आधी दुनिया को ये टॉपिक ही नहीं क्लियर होता है और जब वेक्टर पढ़ाया जा रहा होता है तो उनको लगता है कि उनको सब कुछ आता है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये मैं यही रिवाइज करा देता हूं आपका। एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज, पहले एक बार आपको गलत करवा दें। आपको क्या लगता है कि अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये एंगल हमारा 120 डिग्री है, देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज व्हाट? कमेंट सेक्शन में लिखो और मुझे उम्मीद है आपने गलत लिखा होगा और जो सही लिखे हैं प्लीज अप्रिशिएट योरसेल्फ। फिर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपके पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। प्लीज राइट द एंगल बिटवीन ए एंड बी, प्लीज राइट द एंगल बिटवीन बी एंड सी, प्लीज राइट द एंगल बिटवीन सी एंड ए। कमेंट सेक्शन में प्लीज राइट। और जो अपने आप को सही कर पा रहा है देन प्लीज अप्रिशिएट। आई होप ये दोनों सवाल आपने लिख लिया होगा। मैं इन दोनों को हटा रहा हूं स्क्रीन से। अब ध्यान से देखना एक बात कि अब एग्जैक्टली क्लास 10 में, सॉरी 11 में आपको पढ़ाया गया था, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट मास हैज मैग्नीट्यूड क्लोज टू। याद रखना, जब रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर पढ़ाया गया था तब आपको पढ़ाया गया था ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एंड पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर। फिर आपको एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी आया था जब हमने एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। फिर हमने बोला कि अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो याद होगा कि इस वेक्टर का हम लोग कंपोनेंट लेते थे, फिर ये a और ये b cos थीटा और ये b sin थीटा बनता था। फिर हम एक फॉर्मूला डिराइव करते थे। इफ यू वांट मी टू डिराइव देन प्लीज आस्क, आई विल टेक वन सेपरेट वीडियो एंड आई विल डिस्कस इट। सो बेसिकली रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। अब हमें पढ़ाया जाता था क्लास 11 में कि जब मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ b, इन केस में आपके पास थीटा 3 क्वेश्चन होता था जो टीचर्स कराते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। हमें ये सारे रिजल्ट याद होने चाहिए।
फिर हमारे पास मान लो अगर थीटा दिया है तो फिर अगला सवाल होता था रिजल्टेंट किसकी तरफ इंक्लाइंड होगा, अगर ये एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है। ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे जब आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे प्लीज एक्सप्लेन वेक्टर थ्योरी रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन इन डिटेल। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद द गिवन फॉर्मूला जो हमारे पास स्क्रीन में है। तो आपके पास स्क्रीन में एक सवाल दिया हुआ है, कह रहा है आपसे कि हमें रिजल्टेंट बताओ कब, जब आपके पास दो वेक्टर हैं, मतलब फोर्स है मतलब वेक्टर है, फोर्स है मतलब वेक्टर है, जब उनका मैग्नीट्यूड कितना है भाई 5 न्यूटन, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल्स टू व्हाट 5 न्यूटन। तब हमने क्या करना है, आर का वैल्यू ए स्क्वायर दैट इज व्हाट 25 प्लस 25 प्लस 2 टाइम्स 25 एंड कॉस ऑफ 60, सबको पता है कॉस ऑफ 60 इज व्हाट 1/2, इट विल गेट कैंसल, अल्टीमेटली इट इज अंडर रूट 75 दैट इज 25 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 दैट इज 5 रूट 3 एंड रूट 3 की वैल्यू आपको पता होगी 1.732 दैट इज अल्टीमेटली 8.6 न्यूटन। आई होप सभी को सवाल समझ में आया होगा। प्लीज डू राइट जय हिंद इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव done it correctly by yourself and try to do first by yourself and then by me. Now we are going to move on the second question where we will be seeing these questions and okay guys, so please pause the screen and try this question. So ठीक है भाई, आपने देखा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे और अब अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। कह रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। पहले मैं आपको चैलेंज कर देता हूं, जिन्होंने इस सवाल को सही कर दिया होगा वो मान के चलें कि उनकी तैयारी बहुत सही चल रही है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद अ कांस्टेंट स्पीड v, इट्स एवरेज एक्सेलरेशन ओवर द टाइम व्हेन इट मूव्स ओवर हाफ द सर्कल। पूरे सवाल को समझने के लिए आपको डायग्राम का हेल्प चाहिए। जैसे मान लो अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, एक पार्टिकल है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस आर है विद अ कांस्टेंट स्पीड v, जिसकी स्पीड क्या है v, राइट। इट्स एवरेज एक्सेलरेशन ओवर द टाइम व्हेन इट मूव्स ओवर हाफ द सर्कल। याद रखना यही लाइन डिकोड करना सबके लिए भारी पड़ सकती है। हमें पूछ क्या रहा है, इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज का साइन ये है, एक्सेलरेशन ये, एवरेज एक्सेलरेशन कब इंपॉर्टेंट है लाइन में ये याद रखना, ओवर द टाइम व्हेन इट मूव्स ओवर हाफ द सर्कल। यहां पे है ए पॉइंट, व्हेन इट मूव्स ओवर हाफ द सर्कल, जब पॉइंट बी पे आया तब हमें चाहिए एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। याद रखना जब भी हमें पढ़ाया जाता था एक्सेलरेशन इट वाज डीवी बाई डी टी, बट इट वाज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बट हमें जब एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए देन हमें डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी करना पड़ेगा। याद रखना कुछ भी एवरेज का टर्म है तो हमें डेल्टा अपॉन में डेल्टा, बस जो भी फॉर्मूले में होगा उसे यहाँ पे पुट करना है, राइट। क्या मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि जब इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे था और हमें एक थ्योरी की पॉइंट पता होनी चाहिए कि वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल, जिस भी पॉइंट में मूव कर रहा होगा। मान लो पार्टिकल यहाँ पे है तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में यहाँ पे है, यहाँ पे होगा तो यहाँ पे, यहाँ पे तो यहाँ पे, यहाँ पे है तो यहाँ पे, मतलब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल है, राइट। जब पार्टिकल यहाँ पे था वो यहाँ आया, उसके बाद यहाँ आया, तब उसकी वेलोसिटी यहाँ पे है, राइट। अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे बहुत क्लियरली कह रहा है कि हमें एवरेज एक्सेलरेशन कब चाहिए, जब ओवर द टाइम व्हेन इट मूव्स ओवर हाफ द सर्कल, जब हाफ सर्कल मूव कर लिया यहां से पार्टिकल यहां आया, तब हमें टाइम कितना लगा, चेंज इन वेलोसिटी तो हमें समझ में आ रहा है कि ये अगर फाइनल माइनस इनिशियल है तो v ये है। हमें ये पता होगा कि अगर ये वेक्टर a है तो ये वेक्टर क्या है माइनस a है, राइट। हमें क्या चाहिए डेल्टा v दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। अगर ये वेक्टर v है तो ये क्या माइनस v नहीं है, तो ये माइनस v वेक्टर है। अब सबसे बड़ा खेल, सर टाइम तो दिया ही नहीं है, बट याद रखो यहाँ क्या लिखा है, इट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड v, मतलब जितना टाइम लग रहा है वो यूनिफॉर्म है, मतलब एक टाइम पीरियड में मतलब एग्जैक्टली कितना टाइम लग रहा है उसको, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 2πr अपॉन में v, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। पूरा चक्कर काटने में उसको ये टाइम लग रहा है, आधा चक्कर काटने में उसको t/2 लगेगा, दैट विल बी πr अपॉन में v।
मतलब ये v माइनस ऑफ माइनस बी यही लिख लो भाई, अदरवाइज यू विल हैव इशू. इट विल बी 2v एंड दिस v विल गो ऊपर एंड दैट विल बिकम 2v स्क्वायर अपॉन में व्हाट पाई आर. 2v स्क्वायर अपॉन में पाई आर. आई होप सबको समझ में आया होगा. अगेन अगर किसी को डाउट होगा देन प्लीज आस्क इन द डाउट सेक्शन एंड द कमेंट सेक्शन. वी विल प्रोवाइड द डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन. ये सवाल है जो आपको बहुत ही ज्यादा आसान नहीं लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी इट इज रियली वेरी इजी. अगेन आई विल राइट till 20 line I will draw, then please do it. ट्वेंटी से ज़्यादा लाइन है, बट आपको लाइफ में, चलो ज्ञान की बात बाद में करेंगे, पहले आई होप सबने कर लिया होगा राइट. अब चुपचाप इसको डिस्कस करेंगे. सवाल पढ़ा होगा सबने, लग रहा होगा भाई क्या तो पूछ दिया है, बट ये देखो कह रहा है कि अ रेलवे वैगन ओपन एट द टॉप ऑफ मास m1 इज मूविंग विद द स्पीड v1 along a straight track. As a result of rain, after some time it gets partially filled with water so that the mass of the wagon becomes m2 and speed becomes v2, taking the rain to be filling vertically and water is stationary inside the wagon. Relation between the two speeds v1 and v2. याद रखो क्या कह रहा है, जब भी मास वाला टर्म या आए, जब हमारे पास ऐसा कुछ कंजर्वेशन जैसा दिख रहा है, तो मैं थ्योरी तुम्हें पढ़ाया नहीं अभी, बट तुमने पढ़ा होगा. तीन चीज अगर हमें आता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम, तब हम ऐसा सवाल इजीली कर लेंगे. बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा. याद रखना, पहले आपके पास मोमेंटम कंजर्व में हमें पता होता है जैसे मास एंड वेलोसिटी है राइट, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. अगर मास ज़्यादा है बाद में तो आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी. इनिशियली अगर मास कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा. बिकॉज वॉट वी नो दैट इन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. अदरवाइज इफ यू आर टॉकिंग ऑफ कोलिजन थ्योरी देन m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू वॉट m1 v1 प्लस m2 v2. दैट इज द सेपरेट केस व्हेन इट हैपेंस द कोलिजन केस. एक ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट से टकरा गया, क्या हुआ क्या नहीं, दैट इज वेरी डिफरेंट थिंग. अब हम क्या बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज अगर कांस्टेंट है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मोमेंटम जो होता है बॉडी का वो कंजर्व रहता है, जिसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. फिर हम सीखते हैं कोलिजन के टाइम में लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने का तरीका, जब दो बॉडी एक बॉडी से टकरा रही होती है. यहाँ पे जब हम मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट. सो इनिशियली इफ यू आर हैविंग मास लाइटर देन इट विल मूव विद द हायर स्पीड, बट ऑन इंक्रीजिंग इट्स मास यू विल कम टू नो दैट जब हमारे पास मास बढ़ गया तब वेलोसिटी कम हो जाएगी. सो अल्टीमेटली यू विल रियलाइज एंड यू विल कम टू नो दैट दिस वाज द करेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन. अब हमारे पास जो अगला सवाल है, आई कैन से विद अ गारंटी कि ये आपको सितंबर में 14 सितंबर को ऐसा सवाल केवल और केवल फिगर्स चेंज करके आपको मिलेगा. बिकॉज दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड रिपीटेडली अगेन एंड अगेन. व्हाट आई मीन, दे आर सेइंग दैट सैंड्स फॉल्स वर्टिकली ऑन अ कन्वेयर बेल्ट. यू आर हैविंग कन्वेयर बेल्ट, सबने कन्वेयर बेल्ट देखा होगा, ऑटोमेटिकली ये मूव करती है विद द हेल्प ऑफ मोटर. कह रहा है कि सैंड फॉल्स वर्टिकली ऑन अ कन्वेयर बेल्ट एट अ रेट ऑफ 0.1 kg पर सेकेंड. इट मीन्स यू आर प्रोवाइडेड विथ dm/dt राइट. इन ऑर्डर टू कीप द बेल्ट मूविंग एट द यूनिफॉर्म स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, बेल्ट को 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करने के लिए द फोर्स रिक्वायर्ड, कितना फोर्स चाहिए हमें ताकि बेल्ट मूव करता रहे. याद रखो अब हमारा आ जाता है वीडियो का पर्पस, दैट इज RTQ रिविजन थ्रू क्वेश्चन. जब हमको फोर्स पढ़ाया जा रहा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो फोर्स वाज इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम राइट. जब फोर्स को हम लोग लिखते हैं dp/dt, तब हमको बचपन से याद है, हम लोग यही कंक्लूड करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. बट दिस इज नॉट द रियल केस माय डियर फ्रेंड. जब यहाँ पे उसके पहले आपको बता दूं u.v का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए. इट इज u-v प्लस v-u.
जिनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है, ये समझ में आता होगा, m और n दो चीज है मल्टीप्लीकेशन में, इनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, m dn बाई डी एक्स प्लस n dm बाई डी एक्स। ये वाली चीजें तो समझ में आई होंगी। सिमिलरली आपको पता है कि मोमेंटम क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एम डॉट वी बाई डी टी। मतलब एक बार फोर्स होगा एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा रियल फॉर्मूला, राइट। एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। दो केस होगा हमारे पास, एक केस में होगा मास कांस्टेंट होगा जिसको बोलते हैं कांस्टेंट मास, और एक होगा वेरिएबल मास। कांस्टेंट मास सिस्टम में हमें पता है किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, दैट मीन्स इट विल बिकम जीरो। सो आप बचपन से यही फॉर्मूला रटते आ रहे थे, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हियर व्हेन यू आर हैविंग वेरिएबल मास सिस्टम देन फोर्स इज इक्वल्स टू एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। अब वापस आते हैं सवाल पे। सवाल में वेरिएबल मास सिस्टम है, मास हमारा बदल रहा है और मास की बदलने की रेट आपको दी हुई है, मतलब आपको इसी फोर्स का फॉर्मूला निकालना था, राइट। अब हमने पता चल गया कि हम एम डी वी बाई डी टी तो नहीं लगाएंगे, हमें लगाना क्या है, वी डी एम बाई डी टी प्लस एम डी वी बाई डी टी। ये फॉर्मूला लगाना, क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल मास सिस्टम है। अब याद रखना, अब बोल दिया कि स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड, तब यहां पे भी आपका dv बाई डी टी वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। ये पूरा टर्म ही जीरो हो गया, मतलब आंसर क्या है, v dm बाई डी टी। v मतलब आपका 2 और dm बाई डी टी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाई 0.1 दैट विल बिकम 0.2। राइट और रॉन्ग, यस सर। आगे बढ़ेंगे अपन। ये वाला सवाल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। आई होप सबने आंसर देख लिया होगा, तो इसको अभी नहीं करेंगे, इसको अपन बाद में करेंगे। ओके, तो अब आपको दिख रहा होगा कि पहले अपन ये सवाल बच रहा है, फिर हमारा ये सवाल है, फिर ये सवाल है, फिर ये सवाल है, फिर ये है, और इस तरह हमारा बहुत सारा क्वेश्चन है जो बच रहा है एंड रियली दोज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कोलिजन में ये सवाल है, फिर आपका पास इसके ये ग्रेविटेशन का सवाल है, ये अपन डिस्कस कर रहे होंगे अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए मैं आप सभी से परमिशन और इजाजत चाहूंगा। वरदान मांगूंगा नहीं, ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा।